गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर शाहीन मैम। चलिए एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? इस ऑनलाइन क्लास में आपकी सारी पढ़ाई तो बहुत ही रेगुलर हो रही है और मेरे ख़्याल से आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में और आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारी क्लासेस आपके बहुत ही अच्छी तरह रेगुलर होते रहें। और बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 8th में भी मैंने बार बार आपसे कहा था ना बच्चों कि 9th में सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 8th के बाद से 9th में सिलेबस काफ़ी चेंज। मैंने तो आपको 8th में भी पढ़ाया है, दो सेक्शन में पढ़ाया, और मैंने ये कहा है कि हमेशा आपको कि ये बात कि 9th में आके आपको सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ। लेकिन 9th से अगर आप सीरियस हो गए और आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके और बिल्कुल सिंसियर होके काम करने लगेंगे तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। और ख़ास करके मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में जो बुक चल रही है हिस्ट्री और सिविक्स में, पार्ट 1 चल रही है 9th में और पार्ट 2 चलेगी 10th में। तो जैसे समकालीन विश्व में भारत, वो भी पार्ट 1 चल रही है, उसी तरह सिविक्स की लोकतांत्रिक राजनीति वो भी पार्ट 1 चल रही है। तो 9th से और 10th का सिलेबस बहुत कम फ़र्क है बच्चों। तो अगर आप अभी से सीरियस हो जाइएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करके पूरी अपनी वीडियो को सुना कीजिए। और ये पूरे लेसन का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है बच्चों जिस पे मैं आपको चर्चा न करूं या आपको नहीं बताऊं। इसलिए जो भी है आपको, आपका प्रोजेक्ट भी मैंने बता दिया, आपको मैप में क्या आएगा वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मैसेज दीजिए। और हम लोग कॉलेज जाते हैं, 30 को मैं कॉलेज आऊँगी, तो जिन बच्चों को जो भी पूछना है प्रोजेक्ट के बारे में मैं अलग से भी आपको भेज दूँगी। तो आप सभी बच्चे पूछ लीजिए, अपनी कॉपी में जो वर्क है उसको लेके आइए, उसके बारे में पूछिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि सिलेबस भी पूरा होना ज़रूरी है। तो ये 9th के सिविक्स में हम लोग आज लेसन 4 पढ़ेंगे बच्चों। 3 लेसन पढ़ चुके हैं। ये संस्थाओं का कामकाज। तो 2 लेसन में आप लोगों ने वर्क किया है और 3rd लेसन आपको नहीं पढ़ना है, चुनावी राजनीति। मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी। तो ये है संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो परिचय देते हुए आपको पाठ स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द किससे बना है? डेमोक्रेशिया। डेमोस का अर्थ है लोक और क्रेशिया का अर्थ है शासन, यानी लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब बच्चों सिर्फ शासन का चुनाव नहीं है, जो शासक रहते हैं उनका चुनाव ही करना नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्हें भी संस्थाओं के साथ रह के और संस्थाओं के भीतर रह के काम करना पड़ेगा। और इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि लोकतंत्र में संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है। और जो इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं बच्चों, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जाती है वो 3 संस्थाएं हैं। देखिए आप, हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, आप देखिए कि ये संस्थाओं का कामकाज लेसन परिचय है। 3 संस्थाएं हैं। पहला क्या है? विधायिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। तीसरा न्यायपालिका। जब भी कोई कानून बनता है, फिर कोई कानून लागू होता है, फिर उस कानून का पालन करना पड़ता है सबको। और कानून के पालन न करने के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार उसका पालन उन्हें करना ज़रूरी होता है। तो ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं। तो ये संस्थाएं हम देखेंगे इस अध्याय में यही कि ये संस्थाएं मिलजुल के कैसे काम करती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत की सरकार क्या है बच्चों? कैसी सरकार है? केंद्रीय सरकार है, संघीय सरकार है। तो हम इसमें आपको देखेंगे कि क्या हुआ था, जो भी फैसले होते हैं वो कैसे होते हैं, किसके द्वारा होते हैं। हम उदाहरण दे के आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। और पहला एक फैसला एक उदाहरण के द्वारा हम बताएंगे। एक सरकारी आदेश जो दिया गया था 13 अगस्त 1990 को।
एक ऐसा आदेश था जिसे जारी किया था भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को जारी किया था। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया और इस फैसले में, इस आदेश में बच्चों प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। अब ये गौर से सुनिएगा कि क्या था इसमें। आप कहेंगी कि मैम ये 13 अगस्त 1990 को कौन सा सरकारी आदेश लागू हुआ था। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, उस वक्त 1990 में इस आदेश के पर बहुत विवाद हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था। तो चलिए अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जानी चाहिए कि आखिर इसमें क्या हुआ था। तो बच्चों सरकार, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो पोस्ट थी वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग यानी एससी और बीसी के लिए आरक्षित हो गई थी। अभी तक जिन जातियों को सरकार पिछड़ा मानती थी उनका नाम SCBC था और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और अब जो था सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे, इनके लिए 27% का कोटा तैयार किया गया था कि 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। इन पे सिर्फ SC और BC यानी जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो क्या हुआ, इस ज्ञापन का फैसला किसने किया? क्या अकेले किसी एक व्यक्ति ने कर लिया? क्या इसमें करने वाला कोई एक मंत्री था, कोई एक व्यक्ति था? नहीं, ऐसा नहीं था। इतने बड़े निर्णय को लेने के लिए देश के सभी प्रमुख नागरिक इसमें शामिल थे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या आप स्क्रीन पे देखिए, निर्णय करने वाले। अब बच्चों इसी से आपको सारे जो जो बिंदु हैं उनके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लेजिस्लेशन में क्या है। जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में इन बिंदुओं के माध्यम से आप सब कुछ समझ सकते हैं। कभी आपको लगे कि आखिर इस पार्ट में क्या, चलिए हम देखते हैं, तो आप मेरा वीडियो खोलिए और उसमें देखिए। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि निर्णय करने वाले कौन थे, किसने ये आदेश जारी किया है, किसने सरकारी आदेश जारी किया, क्या एक व्यक्ति ने? तो चलिए हम आपको बताते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। देश में जिनका सबसे बड़ा पद है हमारे देश में वो है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। और ये देश का क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आपको इसमें भी बताया था। अब प्रधानमंत्री ये सरकार का प्रमुख होता है और सरकार के ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। अब आ जाइए आप मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिमंडल को नियुक्त कर, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। इनको आप ऐसे समझ सकती हैं, मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों का ग्रुप यानी कैबिनेट। मंत्रियों का जो ग्रुप होता है इसमें जितने मंत्री होते हैं, क्या देश ऐसे ही थोड़ी चलता है बच्चों, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें मंत्रिमंडल, कैबिनेट के मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब आ जाइए संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदन के दोनों सदस्यों का बहुमत, दोनों सदन के सदस्यों का बहुमत मिलना ज़रूरी है। तो ये जो इसके बारे में डिटेल बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि निर्णय करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं, ये पूरे लोग मिलके निर्णय करते हैं। तो अब क्या ये सरकारी जो आदेश था बच्चों, ये बहुत बड़ी घटना चक्र का एक परिणाम था बच्चों, क्योंकि भारत सरकार ने 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। आप स्क्रीन पे देखिए, 1979 में जो गठन किया था और इसकी अध्यक्षता VP मंडल ने किया था, इसीलिए इसको मंडल आयोग कहा गया। और तब इनको ऐसी सिफारिश की गई कि 27% आरक्षण देना आवश्यक है। तो जब 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जो पार्टी जीती, उसके जो हमारे चुनाव के बाद जनता दल जो सरकार बनी, तो उसके जो हम नेता थे हमारे VP सिंह, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसको, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा इसको लागू करने की घोषणा की। और 6 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 देख रही हैं आप, 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय बैठक हुई। केंद्रीय बैठक में इसको निर्णय किया गया और प्रधानमंत्री VP सिंह ने निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदन को सूचित किया। कोई भी कानून ऐसे नहीं बनता बच्चों, संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको सूचित किया जाता है। और विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन लोगों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर हुआ और 13 अगस्त 1990 को ये कानून बन गया।
ये आपने पूरा शॉर्ट में समझ लिया कि कैसे यह कानून बना। तो अगले 6 महीने तक बच्चों, ये 13 अगस्त की बात हम कर रहे हैं, 6 महीने तक बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हुई, बहुत देश का बहुत ज़बरदस्त चर्चित मुद्दा यह बना रहा। सारे अखबार, सारी पत्रिका में इस मुद्दे पे तरह तरह से विचार चली, बहस चली, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसक भी हुआ। कई लड़कों ने बच्चों अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को चोट पहुंचाया, सुसाइड करने, आत्महत्या करने की कोशिश किया, क्योंकि ये बच्चे ये नहीं चाहते थे कि अगर नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, कुछ ये चाहते थे, तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उन लोगों को नहीं मिलेगा। इससे ये भी था कि असमानता आ जाएगी, सरकारी नौकरी में उचित सब लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, वो ये चाहते थे कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अधिकार नहीं छीनेंगे, और उनको जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छीन जाएंगे, योग्यता होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, इस विवाद का बंटवारा कैसे हुआ? अब आ जाइए, अब लास्ट पॉइंट पे हम आपको बता देते हैं कि इस विवाद का बंटवारा कैसे हुआ। क्या बंटवारा नहीं होगा, निपटारा नहीं होगा क्या? किसी भी कोई भी टॉपिक पे कोई भी जब कोई भी चिट्ठा, जैसे कि अभी हम आपको बता दें, ये आपका 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, उसके पहले क्या हो रहा था? सीए, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ सारे लोग, पूरे देश में हंगामा था, हिंसक घटनाएं हो रही थी, पूरे देश में हंगामा था। उसी तरह उस वक्त 1990 में इस बात पे लड़कों ने काफ़ी ये हंगामा किया कि नहीं, ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, चलिए सुनिए आप। इन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने इसमें किया, और कुछ उद्योग संस्थाओं ने भी इसमें मुकदमा कर दिया। कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुकदमे को सबको एक साथ जोड़ दिया, और उस मुकदमे को कहा इंदिरा साहनी एवं बनाम भारत सरकार मामला। और सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्ष की दलील को सुनी। या आप बहुत गौर से सुनिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे 11 जो टॉप के न्यायाधीश थे, इन्होंने उसकी दलील सुनी, और 1992 में ये फैसला बहुमत से दिया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कहा कि इसमें कुछ संशोधन यानी बच्चों कुछ चेंज करने के लिए, और पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी जो पिछड़े वर्ग में जो अच्छी स्थिति वाले लोग, उनको नहीं मिलना चाहिए। और उनके मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया, और यह विवाद सुलझ गया, और तब इस नीति पे अमल किया गया। तो ये बच्चों आपने देखा, और आज के लिए बच्चों इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे आगे की, और कैसे संस्थाएं कैसे कैसे काम करती हैं, और फिर संसद के सदन, इन सब के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से वीडियो सुनिए, आप गौर से वीडियो सुना कीजिए। ये नहीं आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत किया कीजिए बच्चों कि क्वेश्चन आंसर कर लिया, आप वीडियो सुनिए और एक एक चैप्टर को समझिए, सारे पॉइंट्स को समझिए, क्योंकि 10th में आपको चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अभी से तैयार हो जाएंगी आप बोर्ड के लिए, तो आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप फिर अपना काम कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।